हेलो दोस्तों। तो आज वर्क एनर्जी और पावर में हम आगे का पोर्शन कवर करेंगे और आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, इसके बारे में। ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो वर्क एनर्जी और पावर में कुछ अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी के बेस पे किए जाते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया था कि ये पिछले चैप्टर से, तो पिछले चैप्टर में आपने कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी तो वो थोड़ा बहुत यूज़ होता है। लेकिन अगर हम पिछले लेक्चर्स की बात करें तो पिछले 2 लेक्चर्स जो हमने पढ़े हैं, अगर उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हमारी यहाँ हेडिंग होगी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो हमारे पास फोर्स है वो वेरिएबल होगा और वेरिएबल फोर्स के द्वारा हमें क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि व्हेन अ वेरिएबल फोर्स act on a particle while it moves from A to B, then work done by वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स या वर्क डन बाय फोर्स ऑन द पार्टिकल, ऐसा भी लिख सकते हैं। देन वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल is given by अब जरा इस चीज़ को समझिएगा। हमने क्या बोला कि हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, और किसी पार्टिकल के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस कर जाता है। मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। सपोज कर लीजिए कि वो पार्टिकल ए पे था और ए से डिस्प्लेस कर गया बी तक। तो हम ये बोलेंगे कि हमें वर्क कितना मिलेगा, हम ये जानना चाहते हैं कि वर्क कितना मिलेगा। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, आप इसे ध्यान से समझिए। हम कहते हैं कि अगर वर्क है वेरिएबल फोर्स के द्वारा तो आप इंटीग्रेट करिए। अब देखिए इसको, सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल। एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट भी आपको उसी फॉर्मेट में मिलेगा, तो ds ये हो गया। जब भी आप इसको वर्क डन कैलकुलेट आपको करना पड़े वेरिएबल फोर्स के द्वारा तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा हमने डिस्प्लेस कहाँ से किया है, हमने ए से डिस्प्लेस किया है और कहाँ तक, बी तक। तो इस तरीके से आपका वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा किसी वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो किया गया है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझिए आगे। मान लीजिए कि एफ वेक्टर आपको दे रखा है, यहाँ पे एफ एक्स आई कैप ये वेरिएबल फोर्स है, फिर आपका एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये आपके पास एक वेरिएबल फोर्स गिवन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो डी एक्स आई कैप है प्लस डी वाई जे कैप है प्लस डी जेड के कैप है। अगर ये चीज़ दिया है तो अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अब उस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
अब हम इसे कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, आप इसे उठा के यहाँ पुट करिए, लेकिन उसके पहले आप सबसे पहले आप ये निकालिए कि देखिए W बराबर आपका होता है F वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो सबसे पहले ना आप इसे कैलकुलेट करिए, F वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सबसे पहले निकालिए, और निकालने के बाद आप इसे यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो F के प्लेस पे आप ये पुट करेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, आप ये पुट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर डॉट डी एस के प्लेस पे आप पुट करेंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। आप ध्यान से इसे समझिएगा, ठीक है। अभी इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि हमने देखा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो आई डॉट आई कितना होता है 1। तो हम यहाँ पे करते थे, डायरेक्ट ऐसा करते थे कि आई डॉट आई एक साथ रखिए, जे डॉट जे एक साथ रखिए, के डॉट के एक साथ रखिए, बाकी हमने देखा था पीछे कि 0 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो ये एफ एक्स है इनटू आप करेंगे ऐसे डी एक्स, और आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये आपको पता है, प्लस अब एफ वाई डी वाई, तो ये एफ वाई और ये आपका डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, तो ये आपका एफ जेड डी जेड ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल में आया है एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इसी को हमें यहाँ पे उठा के पुट करना है, ठीक है। तो अब कैसे पुट करेंगे आप उस चीज़ को देखिएगा। तो चलिए हम थोड़ा, अभी अपने पास स्पेस है तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए W इज इक्वल्स टू, आप ये लिखेंगे A से कहाँ तक है, B तक है। अब यहाँ पे आप F वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के प्लेस पे ये पुट करिए, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे लिखने वाले हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वर्क डन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब आगे बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपका ए बी और सी दिया है ना, सॉरी ए और बी दिया है, तो जो ए है ना वो कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा कि x1 y1 और ये z1, और यहाँ पे आपको गिवन होगा x2 y2 और ये z2, इस तरीके से गिवन होगा, ठीक है। तो आगे का जो काम है वो किस तरीके से हमें करना पड़ेगा, अब ज़रा आगे की बातों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं। आप सबको एक बात पता होगा कि अगर सपोज़ कर लीजिए कि ये ए एक्स है, ठीक है, प्लस ये आपका बी वाई है, प्लस ये सी जेड इस तरीके से है, और इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इसे अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ए एक्स, ठीक है, और सपोज़ कर लीजिए आगे कि ए एक्स डी एक्स है, बी वाई डी वाई है, सी जेड डी जेड इस तरीके से है। तो ए एक्स डी एक्स जो होगा उसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, फिर बी वाई डी वाई है इसे अलग इंटीग्रेट करेंगे, सी जेड डी जेड है इसे अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर बीच में प्लस या माइनस गिवन हो तो ये इंटीग्रेशन का तरीका है जो आप सबको पता होगा, और पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो हमने तो बता दिया ना, अब तो आपको पता चल गया। अब देखिए तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिखेंगे W इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका आएगा एफ एक्स डी एक्स, इसे अलग से इंटीग्रेट करिए, प्लस अभी हम आपको लिमिट रखना बता रहे हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या रखी जाएगी। दूसरे की अगर बात करें तो एफ वाई डी वाई ये रहा, प्लस एफ जेड डी जेड ये रहा, इसे भी इंटीग्रेट करिए,
ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पे आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 है ना, आप पार्टिकल को a से b तक लेके जा रहे हैं, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना चेंज हुआ है, x1 से x2। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर हम fx के बारे में बात कर रहे हैं तो जो उसका इनिशियल पोजीशन रहा होगा, यानी कि लोअर लिमिट इनिशियल पोजीशन, उसका कोऑर्डिनेट x1 से कहाँ तक गए हैं हम, x2 तक। ठीक है, उसी तरीके से y1 से कहाँ तक गए हैं, y2 तक। तो यहाँ पे रखेंगे y1 और यहाँ आएगा y2। उसी तरीके से यहाँ z1 और यहाँ z2, तो यहाँ रखेंगे z1 और यहाँ रखेंगे z2। इतनी बात समझ में आ गई। तो इतना काम हमें करना पड़ेगा। अब ठीक है, जो भी बातें थीं वो हो चुकी हैं। अब हम एक बात और बोल देते हैं। मान लीजिए इफ़ fx इज कांस्टेंट, fx इज कांस्टेंट, हम ऐसा मान ले रहे हैं, मान लेते हैं कि fx इसमें कांस्टेंट है। जब fx कांस्टेंट होगा तो फिर कैसे आगे की प्लानिंग की जाएगी, अब ज़रा उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम बोलते हैं कि अगर fx fy fz, fx fy और fz ये कांस्टेंट है, तो जो w आएगा वो fx जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेट करते समय वो बाहर आ जाता है, ये पता है। तो ये fx बाहर आ गया, अंदर जो आपका बचा है वो dx बचा है। ये आपका x1 और ये आपका x2 प्लस यहाँ से आपका fy बाहर आ गया, अंदर क्या बचा dy, और ये y1 और ये y2 लिमिट प्लस fz यहाँ से बाहर आपका आ जाएगा, अंदर बचेगा dz, लिमिट z1 से लेके z2 ये रहेगा। तो आप इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, हर किसी को आप अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है इस तरीके से सॉल्व करने का। अब देखिए अगर हम सॉल्व करें तो आप सबको पता है कि जो dx का इंटीग्रेशन होगा वो x होता है, dy का जो इंटीग्रेशन होता है वो y होता है, dz का इंटीग्रेशन जो होता है वो z होता है। ठीक है, तो आगे अगर करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि w इज इक्वल्स टू एफ एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन x, लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या x1 से x2 प्लस एफ वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन y, लिमिट की बात करें तो y1 से लेके y2 प्लस ये आपका एफ जेड, ये डी जेड का इंटीग्रेशन z, लिमिट रखेंगे हम z1 से लेके z2, ये सब आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आगे जब आप सॉल्व करेंगे लिमिट रखेंगे तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बेस पे हम कुछ आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है, जब एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे तो आप किस तरीके से इस चीज़ को अप्लाई करना है ये सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम अब आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं और कुछ एग्जाम्पल हम आपको होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, और जो एग्जाम्पल देंगे वो आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप वहीं से कर लेना। चलिए, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपने को दिया क्या गया है, अपने को ये बोल रहा है कि जो एफ वेक्टर है वो बराबर है 2i कैप के प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये कुछ ऐसे दिया है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है ऐसे कोऑर्डिनेट बना दे रहा है, ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल था वो ए पॉइंट पर था, उस पार्टिकल को हम बी पॉइंट तक लेके गए हैं इस फोर्स के द्वारा, मतलब ये फोर्स अप्लाई करके एक पार्टिकल को ए से बी तक हम लेके गए हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आपने कर रखा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 ओरिजिन का ये होता ही है। अब अगर इसकी बात करें तो बी दिया है 1,3,6 ये दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपने पीछे कर रखा है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसी में जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसके ऊपर बात करेंगे और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है
कि जो एफ वेक्टर है वो आपका बराबर है एक्स आई कैप के प्लस वाई स्क्वायर जे कैप के प्लस ये आएगा जेड के कैप, ये आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये फोर्स आप अप्लाई करके एक पार्टिकल को आप ए से बी तक लेके जा रहे हैं। एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को ए से बी तक आप लेके जा रहे हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1,1,1 और जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट है 2,3,2 ये दे रखा है। तो हमसे ये बोल रहा है कि आप ये बताइए कि जब ए से बी तक पार्टिकल को ले जाते हैं तो वर्क कितना करना पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब अगर हम बात करें आगे की तो ज़रा समझिएगा। अब देखिए, बात हो रही है कि अपने को फोर्स कैसा दिया गया है, वेरिएबल। वर्क डन हमने देखा था, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, हाँ जी, एक काम यहाँ पे करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, ये लिमिट की बात होगी। अगर हम वर्क डन की बात करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एफ वेक्टर, जैसा कि आप अभी देखे थे, 1 मिनट, हम उसी तरीके से लिख दे रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि W इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए जो x लिखा है, जो आपका x लिखा है वो आपका एक्स आई कैप, तो एक्स आई कैप ऐसे रहने दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर जे कैप आप ये रहने दीजिए, प्लस जेड लिखा है तो जेड के कैप, ये आपका हो गया। डिस्प्लेसमेंट को लिखना होगा तो हमें ये अपने तरफ से लिखना पड़ेगा कि ये डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये चीज़। ठीक है, अब इसके बाद हम लिमिट की बात करेंगे। हम यहाँ बोलेंगे ए है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, मतलब ए से आप बी तक पार्टिकल को ले जा रहे हैं। ज़रा इस चीज़ को ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, जब इनका इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुछ ऐसा आता है कि ये x dx, तो आ जाएगा x dx। ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये आपका आ गया। लिमिट आपकी a से b यही रहेगी। अब इसे आगे समझिए, अब हम इसे अलग अलग करेंगे। ठीक है, अलग अलग करेंगे। अगर a और b को देखा जाए तो a का जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 1,1,1, b का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3,2 ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, जब इनको हम अलग अलग, प्लस है तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, पीछे हमने देखा था। तो जब हम इनको अलग करेंगे तो इसको लिखेंगे x dx, तो x dx, फिर प्लस, अब इसको जब लिखना हुआ तो ऐसे लिखेंगे कि y स्क्वायर डी वाई प्लस, यहाँ पे लिखना हुआ तो z डी जेड, तो z डी जेड ये लिखेंगे। आगे की बात समझिए, अगर हम ये x ले रहे हैं तो हमें जो लिमिट होगा वो x कोऑर्डिनेट का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 2, 1 से 2, 1 से 3, तो 1 से 3, 1 से 2, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अगर हम x का x dx, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। y स्क्वायर डी वाई का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आएगा y की पावर 3/3, ये होता है। अगर हम z का इंटीग्रेशन करते हैं ये, तो z को इंटीग्रेट करते हैं तो z स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। ठीक है, अब सारी अब यहाँ पे पुट करिए। देखिए, x का इंटीग्रेशन कितना है, x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 ये हो गया। अब आप लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखेंगे तो 1 से लेके 2, तो लिमिट 1
और अपर लिमिट 2, बीच में आपका प्लस है तो प्लस, वाई स्क्वायर का वाई की पावर 3/3, तो वाई की पावर 3/3। लिमिट की बात करें तो यहाँ से 1 से लेके 3, तो 1 से लेके 3 प्लस z की बात करें तो z²/2, आप ऊपर देख ही रहे हैं ये आ गया 1 से लेके 2, ये आपका आएगा। ठीक है, अब चलिए जरा आगे की कहानी अपन समझते हैं, ये हटा देते हैं। अगर अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे तो जरा ध्यान से देखिए, पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये 2 है ना, इसको आप चाहें तो बाहर कर लीजिए, तो आप पहले ही बाहर कर लीजिए 1/2। ठीक है, x² बचेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x², लिमिट है आपका 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, y³ तो आप यहाँ से 1/3 आप बाहर ले लीजिए, y³ ये आपका आ गया 1 से लेके 3, लिमिट है 1 से लेके 3 प्लस यहाँ से 1/2, 1/2 ये आपका z², लिमिट है 2 से 1 से लेके 2, तो z² 1 से लेके 2, ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत आइडिया इसके बारे में होगा। ये कांस्टेंट होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, कांस्टेंट होते हैं बाहर आ जाते हैं, कांस्टेंट बाहर। अब ये जो x² बचा तो लिमिट 1 से लेके 2, y³ बचा लिमिट 1 से लेके 3, z² बचा लिमिट 1 से लेके 2, ये होता है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से यहाँ समझिए 1/2, अगर यहाँ से बात करें तो अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट x के प्लेस पे 1, देखिए x के प्लेस पे हमने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 1/3। अब देखिए ये y³ है तो y के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब, ये आ जाएगा प्लस 1/2। अब देखिए z के प्लेस पे आप 2 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर माइनस z के प्लेस पे 1 तो 1 का स्क्वायर। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 प्लस 1/3, 3 का स्क्वायर कितना, 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 27 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा 26, ये आ गया प्लस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 3, ये आ जाएगा। जब इसे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर फोर्स आपका दिया हो न्यूटन में, ये आपका मीटर में दिया हो तो जो आपका ये आएगा वो जूल में आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिया है तो आप यहाँ पे यूनिट लिख देंगे तब भी आपका आंसर बन गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको चीज़ें समझाने में टाइम लगा है, आप अगर ऐसा आता है तो आपको ये अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी करिए। चलिए एक बहुत ही अब अच्छे टॉपिक की तरफ अपन मूव करने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद की बात करें तो आपके बोर्ड स्क्रीन पर अभी एक एग्जांपल दिखेगा, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर वो हो जाता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और नहीं होता है तो भी आप डाल दीजिएगा ताकि हम आपको उस चीज़ को किसी अदर वीडियो में बता सकें। ठीक है, आप ज़रूर उस क्वेश्चन को करिएगा और देखिएगा आपको बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको करना पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो f वेक्टर है वो आपका yi है, कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो y की वैल्यू है ना वो x के बराबर है। y की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है, और ये फोर्स लगा के किसी पार्टिकल को हम a से b तक लेके जा रहे हैं। a का जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो 0,0 है और b का जो कोऑर्डिनेट है 1,1 है।
तो बोल रहा है कि एक पार्टिकल को ये फोर्स अप्लाई करके यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाता है, तो वर्क डन बताइए कि ए से बी तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू होता है आपका एफ डी एस, एफ डॉट डी एस, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एफ डॉट डी एस। अब वो डिपेंड करता है कि आपका एफ किस तरीके का गिवन है, तो डी एस किस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा डी एस के प्लेस पे हमने पहले भी आपको बता दिया था कि डी एस वेक्टर के प्लेस पे आप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जेड कैप जे कैप प्लस डी जेड के कैप ये आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो एफ के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, वाई आई कैप, आप लिखेंगे वाई आई कैप, बीच में क्या होगा आपका डॉट होगा, फिर डी एस। अब डी एस के प्लेस पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, आप ये लिखेंगे ना, आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ज़रा जो आगे की कहानी है ना उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे एक्चुअल में ये जो लिखे हैं ना, ये लिखे क्या है, ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि वाई आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। फिर डॉट में आप देखेंगे तो लिखा गया है डी एक्स आई कैप, फिर डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, आप ये देख रहे हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि पिछले वाले मतलब अगर बात करें तो ये आपको ये पता है कि आई का आई में मल्टीप्लाई होगा, जे का जे में होगा और के का के में होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वाई आई का आई में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, वाई डी एक्स ये बनेगा, बाकी सब 0 प्लस 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 का इसमें 0, इसका इसमें तो भी 0। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये आप देखेंगे कि वाई डी एक्स केवल यही बचेगा और हमें एक वाई के प्लेस पे क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है। आप यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, लिमिट की बात करें तो ये बताइए कि आपका अगर ये एक्स के फॉर्म में है तो आपको लिमिट केवल एक्स के फॉर्म वाला ही रखना है, वाई वाले से अपने को कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि अगर ये वाई होता और ये डी वाई होता तो फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का जो लिमिट है मतलब कोऑर्डिनेट है उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि y नहीं x है तो x वाले से मतलब है 0 से 1, तो आप रखेंगे 0 से 1। x का अभी आपने देखा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो x स्क्वायर बाई 2 आता है, तो यहाँ से आप लेंगे x स्क्वायर बाई 2। लिमिट की बात करेंगे तो 0 से 1, तो ये आपका आ जाएगा 0 से 1। अब देखिए हमने आपको बताया कि 1/2 कॉमन ले लीजिए, अब ये आपका एक्स स्क्वायर लिमिट है आपका 0 से 1, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। अब ये 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसा कुछ ये आएगा 1/2। 1 का स्क्वायर कितना 1, फाइनल आंसर आपका आ गया 1/2 यूनिट। तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा ना क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बात होने जा रही है कि अगर हमें वर्क करना है तो हम कितने तरीके के फोर्स के द्वारा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने तरीके के फोर्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा हम वर्क कर सकते हैं, अब उसको भी देखना है। और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, तो हम ये देखने वाले हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अच्छा हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो आप ऐसे समझिए जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, फिर मैग्नेटिक फोर्स हो गया,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हो गया। अब इस तरीके के जो फोर्स नेचर में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और इस कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, उसे भी अपन समझते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। टाइप ऑफ फोर्सेस, हमने वही बताया कि अगर हम दो टाइप के फोर्स के द्वारा वर्क कर रहे हैं तो पहले ये समझ लें कि दोनों जो फोर्स हैं वो फोर्स के टाइप्स क्या हैं। तो देखिए, अगर हम एक की बात करें तो एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा आपका होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम दो टाइप के फोर्सेस के द्वारा वर्क करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो इसमें आपका एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है, और एक होता है आपका, आप देख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो मेनली रूप से कुछ और भी फोर्सेस हैं, हम उनके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब किस तरीके के वर्क डन देखने को मिलते हैं। क्या कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है। तो कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर सीखनी है, तो अब उस चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए, अब ये हटा देंगे, हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई ठीक है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, आगे बोलेंगे बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हम ये बोलते हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क किया जाता है तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस रास्ते से वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। ज़रा इस चीज़ को आप समझिएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल देखें तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता है ये भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स को, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ETC आर कंजर्वेटिव इन नेचर,
ये सभी के सभी जो फोर्सेस होते हैं ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट था। अब इसी के अंदर हम आपको कुछ और चीज़ें सिखा रहे हैं, आप उसे ज़रा देखिएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें हम एग्ज़ाम्पल आपको दिखा दें। आप पहले एग्ज़ाम्पल देख लीजिए और इसमें जो कुछ और चीज़ें सीखनी है उसे आप सीख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपसे बोल रहे थे कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए कि आपको ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे आप ए से बी इस रास्ते से जाइए, या ए से बी आप ऐसे जाइए, या ए से बी आप ऐसे नाचते गाते जाइए। ठीक है, तो अगर इसको फर्स्ट पाथ मान लीजिए, इसको दूसरा पाथ और इसको थर्ड पाथ मान लीजिए, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि वर्क डन बाई फर्स्ट पाथ इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई सेकेंड पाथ इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई थर्ड पाथ। मतलब आप किसी भी रास्ते से एक पार्टिकल को ए से बी तक लेके जाइए, अगर वर्क किया जा रहा है किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलने वाली है वो तीनों रास्तों से सेम मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल के थ्रू आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे अब समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए ये ए है, ए से आपको बी, और ये सी, और ये आपका डी है। आपको पहुंचना है सी तक। ठीक है, आपको पहुंचना है सी तक, यहाँ तक। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो ए है ये आपका इनिशियल पॉइंट है या इनिशियल पोजीशन है, आप ये बोल दीजिए। जो सी आपका है ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ये है। ठीक है, अब हमें किसी पार्टिकल को या किसी ब्लॉक को ए से सी तक लेके जाना है। हमारे पास दो रास्ते हैं, हम ए से बी, बी से सी ऐसे लेके जाएं, या ए से डी और डी से सी ऐसे लेके जाएं। ठीक है, आप ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, ए से बी तक गया और बी से फिर सी तक गया। ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन पे अपने आ गया है। उसी तरीके से ये पहला रास्ता आप बोल सकते हैं। दूसरा रास्ता, आप ए से डी तक गए और डी से आप फिर गए सी तक, ये आपका दूसरा रास्ता है। अब हमें ये देखना है कि क्या दोनों रास्तों से जो वर्क होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि वर्क, अच्छा यहाँ पे जो वर्क किया जाएगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा केवल किया जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को आपको समझना है, आप बस उतनी ही बातें समझिए। हम यहाँ पे ये बोलने जा रहे हैं कि जो वर्क किया जा रहा है वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो अगर इसका मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mg। कितना होगा, mg। ये बात ठीक है। अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं कि जो पाथ हमने सिलेक्ट किया है, ए से हम बी तक जा रहे हैं, बी से फिर हम सी तक जा रहे हैं, मतलब ए से बी तक और बी से सी तक। और जो mg है ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये कंजर्वेटिव नेचर का भी होता है, ये भी आपको पता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले क्या हैं, सबसे पहले तो देखेंगे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, कि ए से बी तक जा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट, ए से बी की डिस्टेंस अपन डी मान लेते हैं, बी से सी की डिस्टेंस डी मान लेते हैं, सी से डी की डिस्टेंस भी डी और ए से डी की डिस्टेंस भी डी मान लेते हैं, मतलब डिस्टेंस सबकी सेम है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि ये एक स्क्वायर है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं कि ए से बी तक जा रहे हैं, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसके द्वारा, mg के द्वारा। तो फोर्स क्या है, mg। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से डी की डिस्प्लेसमेंट d है। ये बात तो ठीक हो गई।
ये बताइए, ये हमने पहले ही देखा था ना कि अगर कोई जैसे ब्लॉक हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होता था? कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री। और आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो पाथ हमने सेलेक्ट किया है कि ए से बी तक, तो ए से बी तक किसी भी ब्लॉक को ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? ज़ीरो। ये बात ठीक है। चलिए अब हम जा रहे हैं बी से सी। कहाँ से? बी से सी। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी ऐसे इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ की बात करें तो एम जी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। एम जी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। तो हम लिखेंगे एम जी, बी से कहाँ तक ले जाना है? सी तक। तो डिस्प्लेस कितना कर रहे हैं? डी। ये हो गया। अब आगे की बात समझिए, ब्लॉक डिस्प्लेस किधर कर रहा है? ऊपर। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 के बराबर। ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा -mgd के बराबर। बात समझ में आ गई? तो अब आप क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी, मतलब हम पाथ कौन सा ले रहे हैं? ए से बी और बी से सी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, ये लेंगे। अच्छा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका आ गया 0 प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना आपको दिख रहा है? -mgd। तो -mgd फाइनल की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा -mgd के बराबर। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी इज इक्वल्स टू -mgd। ये आपका आ गया वर्क डन। इतनी बात ठीक है। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि अगर हम पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं ए से बी और बी से सी, तो हमारा फाइनल वर्क डन यानी कि नेट वर्क डन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका -mgd के बराबर। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू -mgd। ये बात ठीक है। तो एक तो मिल गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पाथ की। तो दूसरा पाथ कौन सा है? ए से डी और डी से सी। तो ज़रा आप उसकी बात देख लेते हैं। हाँ जी, अब समझिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो हम पाथ ले रहे हैं वो ए से डी और डी से फिर कहाँ पहुँच रहे हैं? सी तक। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू डी। तो सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम ए टू डी इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। फोर्स कितना है? mg। डिस्प्लेसमेंट है d। आप लिखेंगे कॉस। अब देखिए फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल होगा आपका 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू -1, ये आपका आ जाएगा -mgd के बराबर। ठीक है। अब देखिए ए टू डी तो हो गया, अब डी से सी जाना है, तो वर्क डन फ्रॉम डी टू सी इज इक्वल्स टू, अब देखिए फिर से अगर यहाँ पे बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, यानी mg। तो ये तो आप लिखेंगे जो फोर्स होगा आपका mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? d, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया d कॉस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो लिखेंगे 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, इसीलिए इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू डी और डी टू सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए डी प्लस डब्ल्यू डी सी। ये ए टू डी, ए डी की वैल्यू क्या है? -mgd। तो -mgd प्लस डी से सी क्या होगा? 0। तो ये आपका आ गया
फाइनल WAD और ये C, तो WAD और ये C इज इक्वल्स टू माइनस MGD। तो यहाँ पे आप देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि वर्क डन फ्रॉम ABC क्या है, माइनस MGD। वर्क डन फ्रॉम ADC इज इक्वल्स टू माइनस MGD। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि आप पाथ चाहे कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे वर्क ABC इज इक्वल्स टू WAD और ये C। तो आपने ये देखा कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझनी है। एक चीज़ इसके बाद और समझते हैं कि अगर हम बात करें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड पाथ, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर ज़ीरो होगा। ठीक है, कि अगर इसी की बात कर लेते हैं आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले ये कॉपी करिए। चलिए देखिए, हम इसी में बात करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर, अब उसको देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन enclosed path is 0। ठीक है, अगर enclosed path है, जैसा आप यहाँ पे आप समझिएगा कि इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब ये है कि आप A को A से B तक लेके गए, फिर B से C तक लेके गए, C से D तक लेके गए और D से फिर आप A तक लेके आ रहे हैं। तो जो वर्क करना पड़ा वो कितना करना पड़ेगा? तो हम कहते हैं कि ये वर्क जो करना पड़ेगा वो ज़ीरो होगा। वर्क डन ज़ीरो होगा। जहाँ से आप चले थे घूम फिर के अगर वहीं पे आ गए तो वर्क डन ज़ीरो होगा, और ये तभी होगा जब वर्क किया गया होगा किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझते हैं। मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे ये देखिए। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, आप बताइए क्या होगा। A से B तक लेके गए तो ज़ीरो दिख रहा था, क्यों? क्योंकि इसके और डिस्प्लेसमेंट mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो cos 90 ज़ीरो। उसी तरीके से अब बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम B टू C, तो B C और ये कितना आता था, माइनस MGD के बराबर। अभी आपने देखा वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, C से D, तो C से D इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं कि mg किधर लग रहा है, इधर की तरफ, आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ, तो एंगल कितना है 90 और cos 90 ज़ीरो, इसीलिए सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, ज़ीरो। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं वर्क डन फ्रॉम D टू A, तो D से A इज इक्वल्स टू, अब देखिए आपका फोर्स किधर है, mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे mgd और cos डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स नीचे, एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1, तो WDA इज इक्वल्स टू mgd, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, अब बात हो रही है कि वर्क डन A से B, B से C, C से D और D से A, घूम फिर के वहीं आना है, तो WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA, ये हो गया। तो A से B आप कितना देख रहे हैं, 0, प्लस B से C माइनस MGD प्लस CD की वैल्यू कितनी है, 0,
इसकी वैल्यू mgd, तो mgd ये आ गया आपका। अब देखिए ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो अब ये बचा है माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस mgd प्लस, अब ये बचेगा आपका mgd। अब जब दोनों का ये माइनस है प्लस से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ओवरऑल ज़ीरो। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि अगर वर्क किया जा रहा है किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा और वो एनक्लोज पाथ है, तो ओवरऑल जो वर्क डन मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा, मतलब कोई वर्क नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, सिंपल सा कमाल का एग्जांपल है। आप इसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं और थप्पड़ भी खा सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें चलेंगी। आप उसे फिजिक्स समझाइएगा और वो आपको कुछ और समझाएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कि ये कूली है, ठीक है, और इसके सिर पे आपने क्या किया कि आपने अपना बक्सा रखवा दिया, ठीक है, और उसको आपने बोला कि भाई तू मुझे यहाँ तक छोड़ दे, ठीक है, और मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, लेकिन तुम कुछ काम करोगे तभी मिलेगा। अब यहाँ पे समझो, मान लो इसका मास m हो और इसको आप ना यहाँ से यहाँ तक लेके आए। सपोज कर लीजिए कि आपने इसको चला दिया 500 मीटर, यानी आधा किलोमीटर आपने चला दिया, ठीक है। और उसके बाद जब पैसा देने की बारी आई तो आपने कहा कि हमारे और आपके बीच में तो डील ये हुई थी कि अगर आप वर्क करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपने तो कुछ वर्क ही नहीं किया। तो वो बोलेगा कैसे कैसे वर्क नहीं किया, तो आप उसे समझाएंगे। और समझाएंगे कैसे समझाएंगे, देखो आप कहेंगे कि आपने बक्सा लिया था तो इस बक्से के ऊपर फोर्स किधर लग रहा था, नीचे की तरफ, कितना लग रहा था, mg। अगर इसका मास m था तो कितना लग रहा था, mg, ठीक है। और आपने डिस्प्लेस किधर किया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका, 500 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर आप कहें कि देखो हमने क्या किया, W इज इक्वल्स टू एफ के प्लेस पे आपने mg पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आपने 500 मीटर दिखा दिया, और आप कहेंगे कि कॉस, अब एंगल क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन कितना मिल गया, 0। तो आपने कहा कि आपने तो कुछ वर्क किया ही नहीं, और जब वर्क नहीं किया तो काहे का पैसा। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स होता है। फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर बात करेंगे, और उसमें भी सीखेंगे जिस तरीके से हमने कंजर्वेटिव फोर्स को सीखा। ठीक है, आप इस लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अगर कहीं आपको थोड़ा डाउट लगे तो थोड़ा आगे मूव कर जाइएगा। शायद आप पीछे की जो चीज़ें देखे हों वो आपको थोड़ा बहुत न समझ में आया, तो आगे जब बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।